नमस्कार। फर्स्ट क्लास की बात करते हैं। डिटेल में स्टडी किया बैंक की हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट क्लास में देखा बैंक की डेफिनेशन को ब्रेक करते हुए टाइप्स ऑफ डिपॉजिट की बात की गई, टाइप्स ऑफ एडवांसेस की बात की है, लोन एंड एडवांसेस में फर्क क्या होता है, सीसी, ओडी एंड बिल डिस्काउंटेड एग्जैक्टली क्या रहते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। एक बात समझिएगा, यहां पर मैंने अलग अलग तरीके से बाइफरकेट किया है कि बैंक्स को, जैसे कि सेंट्रल बैंक अपना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कॉमर्शियल बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, डेवलपमेंट बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। एक एक करके सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक अलग से चैप्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का, उसे एक अलग चैप्टर में डिस्कस करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर कॉमर्शियल बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और इसके अलावा दो बैंक का जो नया कॉन्सेप्ट आया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक का। यहां से मैक्सिमम जितने भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल बनेंगे उनको भी मैं यहां पर आपको वर्बली डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली कॉमर्शियल बैंक होता क्या है, कितने प्रकार के कॉमर्शियल बैंक होते हैं। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन भी प्रोवाइड करते हैं। सिंपल शब्दों में बात करें, कॉमर्शियल बैंक आर दोज बैंक विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एज वेल एज प्रोवाइडेड लोन्स। अब यहां पर तीन कैटेगरी समझ सकते हैं या तीन बाइफरकेशन समझ सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ये तीन वो कैटेगरी हैं या तीन वो बैंक हैं जो कि डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं, लोन भी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कॉमर्शियल बैंक। सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर ये सरकारी बैंक कहिए या पब्लिक सेक्टर बैंक कहिए, ये होते क्या है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और दोस्त मेरे लोन प्रोवाइड करते हैं, वही हमने यहां पर समझा। दूसरे वे में जो एग्जैक्ट डेफिनेशन बनती है, पब्लिक सेक्टर बैंक या सरकारी बैंक वो बैंक होते हैं जिनमें मेजॉरिटी स्टेक, इस वर्ड पर जरा गौर फरमाइएगा, मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। मतलब क्या हुआ सर, ऐसे बैंक जिनकी 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है तो वह कहलाता है आपका सरकारी बैंक। फिर दोबारा सुनिएगा, वह बैंक जिसमें मेजॉरिटी स्टेक का मतलब क्या हुआ, 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी, अगर यदि या यूं कहें यदि वह भारत सरकार के पास है तो वह कहलाता आपका पब्लिक सेक्टर बैंक या यूं कहें सरकारी बैंक कहलाता है। आई होप सो क्लियर होगा। अब इसमें एक नाम सबसे पहले याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरा, नेशनलाइज्ड बैंक की बात करें, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो याद रखिएगा टोटल मिलाकर कुल राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं सर, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो यहां पर याद रखना जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है वो भी क्या है सर, पब्लिक सेक्टर बैंक। क्यों भैया, राष्ट्रीयकरण की जरूरत क्यों पड़ी थी, प्राइवेट से गवर्नमेंट में कन्वर्ट हुए थे, उसी को तो हमने राष्ट्रीयकरण बोला था। तो मतलब क्या हुआ, ऐसे बैंक जिनमें 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी भारत सरकार की, वो पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये भी आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ये तीनों मिलाकर होते हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यहां पर नंबर्स की बात करें तो टोटल मिलाकर कितने पब्लिक सेक्टर बैंक रहे, 19, 1 और 1, टोटल अभी वर्तमान में बात करते हैं 21 पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब प्राइवेट बैंक की बात करेंगे, समझिएगा, प्राइवेट बैंक वो बैंक होते हैं जिसमें कि मेजॉरिटी स्टेक भारत सरकार का नहीं है। सर मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पर यह हुआ कि प्राइवेट बैंक, निजी बैंक वो बैंक जिनमें की जो मेजॉरिटी स्टेक है, 51% या उससे ज्यादा की जो हिस्सेदारी है वो भारत सरकार की ना होते हुए किसी प्राइवेट एंटिटी की है, उसे हम बोलते हैं यहां पर प्राइवेट सेक्टर बैंक। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, इट इज अ प्राइवेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इट इज अ प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, इट इज अ प्राइवेट बैंक। आई होप सो क्लियर होगा। सिंपल शब्दों में याद रखना है, प्राइवेट सेक्टर बैंक या निजी बैंक वो बैंक होते हैं जिसमें 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी भारत सरकार की नहीं होती, या दूसरे शब्दों में बात करें किसी प्राइवेट एंटिटी की होती है। तो सर फॉरेन बैंक क्या हुए, सर फॉरेन बैंक या विदेशी बैंक वो बैंक होते हैं जो कि रजिस्टर्ड अपने देश में हुए। हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अपने देश में रजिस्टर्ड हुए, उनके ही देश में उसका हेड ऑफिस है, बट उन्होंने ब्रांच इंडिया में ओपन की, तो वो इंडिया के लिए क्या बन गए सर, इंडिया के लिए वो फॉरेन बैंक बन गए। जैसे अपने ही किसी बैंक की बात करें, वो अगर किसी फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच ओपन करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना कहां पर, इंडिया में, रजिस्टर्ड कहां पर हुआ, इंडिया में, सर उसका हेड ऑफिस कहां पर, इंडिया में। अगर वो बांग्लादेश में ब्रांच अपनी ओपन करेगा तो वो बांग्लादेश के लिए क्या है सर, फॉरेन बैंक है। ऐसे ही कोई दूसरे देश का बैंक उस देश में रजिस्टर्ड हुआ, उस देश में उसकी हेड ऑफिस है, और वो अगर इंडिया में अपनी ब्रांच ओपन करेगा तो वह क्या कहलाएगा, हमारा विदेशी बैंक कहलाएगा। ये रही आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक की डेफिनेशन, ये रही आपकी प्राइवेट सेक्टर बैंक की डेफिनेशन, और ये रही आपकी फॉरेन बैंक की डेफिनेशन।
अब देखिए स्पेशलाइज्ड बैंक की बात करेंगे। इस वाले चैप्टर में आप एक चीज समझ रहे होंगे, मैंने आरबीआई डिस्कस नहीं किया, उस पर एक स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड क्लास है, वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाबार्ड पर भी एक डेडिकेटेड क्लास है, वहां पर नाबार्ड के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है। अब स्पेशलाइज्ड बैंक की बात करते हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए। अब नाबार्ड का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो फुल फॉर्म निकलता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अक्सर फ्लो में हम इसे पढ़ते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक, यही होता है ना, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। मेरे दोस्त मैं भी जब छोटा था तो यही पढ़ता था। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म बनती है। इसका स्पेशल पर्पस क्या है? रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना। इसी रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी मेरे दोस्त 12 जुलाई 1982 को, इधर रट लेना, एग्जाम का आया हुआ सवाल है। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी नाबार्ड की, जिसको कि हम बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। सर इसका मुख्यालय के एग्जाम का पार्ट बनेगा मेरे दोस्त? डेफिनेटली बनेगा। मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र आपका हेडक्वार्टर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट का। सिर्फ 2 पॉइंट, 12 जुलाई 1982 स्थापना दिवस, स्थापना याद रखिएगा, दिवस नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं, एक और स्पेशलाइज्ड बैंक की बात करेंगे जो कि है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक क्लियर हुआ नाबार्ड। दूसरा यहां पर आ जाते हैं मेरे दोस्त एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में। अभी प्रीवियस क्या था? 1982। तो मेरे दोस्त ये दोनों भाई भाई ऐसे समझ लो, भाई 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 भाई। ये भी 1982 में बना और ये भी अपना 1982 में बना था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर को डेवलप करने के लिए बनाया गया। और इसका भी मुख्यालय की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में। क्या सर? दो भाई, 1982 में ये भी बना, 1982 में ये भी बना। मुंबई महाराष्ट्र इसका भी हेडक्वार्टर, मुंबई महाराष्ट्र इसका भी हेडक्वार्टर। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम का सवाल बनते हैं। अब समझना नेक्स्ट आगे स्पेशलाइज्ड बैंक, आगे एक और सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपके चेहरे पे सेशन देखते टाइम मुस्कुराहट जरूर होनी चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की बात करें 2 अप्रैल 1990 को हुई। थोड़ा बड़ा है ये, मान लीजिए बहन है भैया, तो यहां पर कहेंगे कि ये तो 1982 में ये बना, मतलब ये लोग दोनों भाई बड़े हैं और यहां पर कह सकते हैं बहन हमारी भैया छोटी है। सिडबी की बात करते हैं। सिडबी की फुल फॉर्म बनती है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और इसका हेडक्वार्टर नवाबों का शहर लखनऊ, नवाबों के शहर लखनऊ की बात करेंगे, यह हेडक्वार्टर आपका सिडबी का। अब कुछ मैं यहां पर इसे लिंक करूं, देखिए ये तो क्लियर हो गया। सिडबी की स्थापना होने का पर्पस क्या है? सर सिडबी का पर्पस ही क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं दोस्त जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है ना, उन पर डिपेंडेंट होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, उन पर डिपेंडेंट होती हैं। तो कह सकते हैं कि इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भी भाई कोई एक स्पेशल बैंक होना चाहिए। तो इस बैंक का नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इसका स्थापना दिवस 1990, स्थापना दिवस से मेरा मतलब स्थापना हुई थी 1990 में और हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अब लखनऊ आपका किस शहर के, किस नदी के किनारे बसा है? सर गोमती नदी के किनारे ये बसा हुआ। इंटरलिंक करते चलिएगा, करंट अफेयर से भी इंटरलिंक करिएगा। दिमाग में बात रखिए, बैंकिंग तो पढ़ रहे हैं बट इंटरलिंक भी हम करते हुए यहां पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश का शहर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की बात करें, चीफ मिनिस्टर कौन है? सर चीफ मिनिस्टर का नाम योगी आदित्यनाथ है। अच्छा सर एक बात बताइए, वहां के गवर्नर कौन है? सर गवर्नर वहां के राम नायक है। वहां पर सर अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी है। सर वहां पर एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। सर वहां पर दुधवा नेशनल पार्क भी है और सर वहां पर नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट भी है। कोशिश करिएगा सेशन को बहुत इंटरेक्टिव बनाएंगे, अभी तो स्टार्टिंग एंड तक ले जाएंगे, एक एक चीज को बहुत डिटेल में यहां पर समझेंगे। कोशिश करना जितना भी देखते हैं आप बेहतर तरीके से समझें और इंटरलिंक करते हुए चलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। स्पेशलाइज्ड बैंक में नाम आता है नेशनल हाउसिंग बैंक का। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1988 को। अब समझना, नाबार्ड 1982 को, उसके बाद हमने यहां पर देखा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 को, 1982 को, सिडबी को देख लिया 1990 को। अब फिर दोबारा चलते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ। ये 9 जुलाई 1988 को बना था, 1988 को बना था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में मतलब दिलवालों की दिल्ली। अब एन फॉर नेशनल, एन फॉर न्यू दिल्ली, याद रहेगा ना, एन फॉर नेशनल, एन फॉर न्यू दिल्ली, एन फॉर नेशनल, एन फॉर न्यू दिल्ली। तो नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर रहा आपका? नई दिल्ली में। ये रहे आपके सारे के सारे स्पेशलाइज्ड बैंक। अब बढ़ेंगे और एक एक करके डिस्कस करेंगे यहां पर कोऑपरेटिव बैंक क्या है। कोऑपरेटिव बैंक आपके 3 प्रकार के हैं, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, दूसरी बात करेंगे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और तीसरी बात करते हैं यहां पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक।
एग्जाम में यहां से देखने को सवाल नहीं बनते, समटाइम कुछ पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये जो होता है आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये आपका स्टेट लेवल पे होता है, मतलब हर स्टेट में आपको एक ही देखने को मिलेगा। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का दूसरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। फिर दोबारा सुनिएगा, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का क्या नाम होता है सर? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज की बात करते तो ये आपको विलेज लेवल पे या टाउन लेवल पे लिखते चलेगा, ये आपको विलेज लेवल पे और टाउन लेवल पे देखने को मिलेंगी। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिलेंगे, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं आपको स्टेट लेवल पे देखने को मिलेंगे। तो ये कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं और लोन भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है अपना पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। 3 प्रकार के आपके सहकारी बैंक होते हैं, जिसमें कि याद रखना है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, देन फिर बात करेंगे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की, देन फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। जैसे बेसिकली से मैं बोलूं तो आप दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि 3 स्टेजेस पे ये आपको देखने को मिलता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो हर स्टेट में एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को हम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भी बोलते हैं, ये आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज की बात करते हैं तो ये आपको विलेजेस में या टाउन में देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली हम सिर्फ सिंपल शब्दों में डिस्कस करें तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 3 स्टेजेस होती हैं, जैसे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज जो आपको विलेज या टाउन लेवल पे देखने को मिलती हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने को मिलते हैं, इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो आपको यह हर स्टेट का एक ही देखने को मिलेगा। एक शब्द होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसे हम बोलते हैं वित्तीय समावेशन। इसी को लेते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई 2 बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आया। एक बैंक का नाम था पेमेंट बैंक और एक बैंक का नाम था स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, बट उससे पहले कि एग्जैक्टली ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है। आज भी हमारे देश में कुछ एरियाज या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बैंकिंग की सुविधाएं नहीं है, वहां तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाना, या यूं कह सकते हैं बैंक की ब्रांचेस ओपन करना, ये सारी चीजें कहलाती हैं आपका वित्तीय समावेशन। To provide a banking services to every individual in unbanked area is called the वित्तीय समावेशन, is called the financial inclusion। अब इसी को देखते हुए यहां पर 2 बैंक के कॉन्सेप्ट है, जिसमें पहले स्टार्ट करते हैं हम यहां पर पेमेंट बैंक से। पेमेंट बैंक के कुछ प्रोविजन है, उन्हें 1 बाय 1 यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली पेमेंट बैंक होता क्या है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट एंड दी टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को भी मैंने फर्दर बाइफरकेट किया था 2 पार्ट्स में, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, एंड टाइम डिपॉजिट को बाइफरकेट किया था रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट में। तो यहां पर जो पेमेंट बैंक होगा वो आपका डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। क्या मतलब हुआ सर? अगर आपने पेमेंट बैंक में अपना खाता खुलवाया है तो वो खाता या तो आपका चालू खाता होगा या तो वो आपका बचत खाता होगा, वहां पर रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट ओपन नहीं होता। यही एग्जाम का सवाल बना था, क्या पेमेंट बैंक आपका टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? तो आंसर अपना बनता है नो। पेमेंट बैंक एक्सेप्ट ओनली डिमांड डिपॉजिट, या दूसरे शब्दों में बात करते हैं कासा। यहां मेंशन भी है, पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, इट कैन नॉट एक्सेप्ट दी टाइम डिपॉजिट। ये टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता या टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब हुआ यहां पर रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट ओपन नहीं किया जाता। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई है, कि यहां पर जो डिपॉजिट किया जाता है मैक्सिमम उसकी लिमिट कितनी है। मतलब कि अगर मेरा फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूं, मिस्टर ए बात करूं, तो मैं बैंक में, अगर मेरा पेमेंट बैंक में खाता है तो मैं मैक्सिमम कितने अपने अकाउंट में जमा कर सकता हूं। पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू ₹1 लाख। पेमेंट बैंक मैक्सिमम जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो 1 लाख रुपए का करता है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा कि पेमेंट बैंक सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है पर कस्टमर। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट में यहां पर समझना, पेमेंट बैंक में मैंने एक चीज अभी आपको बताई, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड नहीं करता। डिपॉजिट भी आपके कौन से एक्सेप्ट करता है? डिमांड डिपॉजिट करता है, ये टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट नहीं करता। तो सर एक चीज और बताइए, यहां पर क्या ये लोन प्रोवाइड करता है? मेरे दोस्त, ये लोन प्रोवाइड नहीं करता। यही मैंने अभी रिपीट कर रहा हूं फिर दोबारा, पेमेंट बैंक कैन नॉट गिव लोन। सर यहां पर एक चीज तो क्लियर हो रही है कि पेमेंट बैंक वो बैंक है जिसमें कि एक तरीके से बात करें तो सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ही एक्सेप्ट किया जाएगा, टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहां पर सिर्फ पैसे ही जमा कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है। नॉर्मल जैसे आप बैंक में खाता खुलवाते हैं, उस केस में आपको डेबिट कार्ड मिलता है। अगर आपने यहां पर भी खाता खुलवाया तो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। इट प्रोवाइड डेबिट कार्ड, जिसको कि हम एटीएम भी कहते हैं।
अगर किसी व्यक्ति को पेमेंट बैंक ओपन करना है, जरा बड़े गौर से सुनिएगा, यदि किसी व्यक्ति को पेमेंट बैंक ओपन करना है या पेमेंट बैंक स्टार्ट करना है, यहां पर किसी व्यक्ति का, मैं ये मतलब नहीं किसी व्यक्ति को अपना खाता खुलवाना है, यहां पर खाते की बात नहीं हो रही, किसी एंटिटी की बात हो रही है। अगर कोई एंटिटी पेमेंट बैंक ओपन करना चाहता है तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? तो मेरे दोस्त, जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो आपकी 100 करोड़ रुपीस की है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना। अब इसे मैं दोबारा नटशेल में समझा देता हूं। पेमेंट बैंक वो बैंक जो कि सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड नहीं करता। मेरे साथ जरा इंटरलिंक करिएगा। और ये वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है जिसको कि हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ही इस बैंक में खोला जा सकता है। सर इसमें एक, यदि किसी व्यक्ति का खाता है तो मैक्सिमम कितने तक डिपॉजिट होगा? मैक्सिमम अमाउंट की जो सीलिंग दी गई है वो 1 लाख रुपए तक की दी गई है, इससे ज्यादा डिपॉजिट नहीं किया जा सकता। नॉर्मल केसेस में जैसे अगर आप बैंक में जाकर खाता खुलवाते हैं, वहां पर एटीएम इशू होता है। अगर इस बैंक में जाकर अगर खाता खुलवाएंगे तो इस केस में भी आपको एटीएम इशू किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी एंटिटी को पेमेंट बैंक ओपन करना है तो कम से कम न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? तो यहां पर मेंशन किया गया 100 रुपए नहीं 100 करोड़ रुपए यहां पर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखी गई। यह एग्जाम में अक्सर पूछा गया एक सवाल है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में यहां पर बोला कि अगर किसी एंटिटी ने पेमेंट बैंक ओपन किया है तो उसको अपनी 25% जो ब्रांचेस हैं वो अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन करनी पड़ेंगी। ऐसा क्यों? स्पेशल पर्पस क्या है इसका? फाइनेंशियल इंक्लूजन। उन क्षेत्र में बैंक खुलवाना, वहां पर ब्रांचेस को खुलवाना जहां पर अभी तक ब्रांचेस नहीं है, जहां पर अभी तक बैंकिंग की सर्विस पहुंची ही नहीं है। यही इसका ऑब्जेक्टिव था, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था। तो उसी को लेकर यहां पर कहते हैं कि 25% ऑफ पेमेंट बैंक्स ब्रांचेस मस्ट बी इन द अनबैंक्ड रूरल एरिया। कम से कम 25% ब्रांचेस की बात करें तो वो आपकी कहां होनी चाहिए? अनबैंक्ड रूरल एरिया में होनी चाहिए। लास्ट वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहां बोला गया फॉरेन शेयर होल्डिंग इज अ परमिटेड एज पर द रूल ऑफ फॉर एफडीआई इन प्राइवेट बैंक्स। अब ये एफडीआई क्या वो देखना। एफडीआई की फुल फॉर्म बनती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक बैंक की बात करें, एक बैंक में टोटल मिलाकर कुल मिलाकर 100% कैपिटल होती है। अब इस 100% कैपिटल की बात करें, सरकार ने कहा है कि इसमें विदेशी जितने हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम यहां पर सीलिंग दी है कि एक प्राइवेट बैंक में मैक्सिमम जो एफडीआई हो सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो 74% हो सकता है। बड़े गौर से सुनिएगा, कुल मिलाकर टोटल एफडीआई एक प्राइवेट बैंक में कितना हो सकता है? 74% हो सकता है। इसे भी बाइफरकेट किया है ऑटोमेटिक रूट में और गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में। अगर कोई एफडीआई करता है तो 49% तक तो कहा है कि भाई कोई परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आ सकते डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए। अगर 49% से ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है तो 74% तक आपको यहां पर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मतलब क्या हुआ सर? मतलब यहां पर कहा गया कि यदि आप एफडीआई करना चाहते हैं, यदि किसी प्राइवेट बैंक में अगर एफडीआई का इन्वेस्टमेंट की लिमिट की बात करें तो वो 74% है। मैक्सिमम विदेशी जो निवेश हो सकता है वो 74% हो सकता है। उसे भी बाइफरकेट किया ऑटोमेटिक रूट में और गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में। मतलब 49% तक कोई भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं किसी से अप्रूवल लेने की। अगर 49% से ज्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 49 से लेकर 74 मैक्सिमम सीलिंग है 74, इतने तक आपको कंसर्न मिनिस्ट्री से कह सकते हैं कि अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है। और यहीं पर मेंशन किया गया है कि अगर पेमेंट बैंक में आप अगर कह सकते हैं कि एक तरीके से पेमेंट बैंक ओपन करना चाहते हैं तो पेमेंट बैंक ओपन करेंगे और उसमें जो एफडीआई आएगा, उसमें जो एफडीआई की लिमिट होगी वही लिमिट होगी जो प्राइवेट बैंक्स पर लागू होती है। मतलब यहां पर कितनी लिमिट लागू होगी? 74% लागू होगी। अगर मैं बात करता हूं फरवरी 2019 तक, अभी तक तो यही लिमिट है। इसके बाद अगर चेंज होगी तो हम आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। इस सवाल को याद रखना कि पेमेंट बैंक से रिलेटेड कमिटी का नाम क्या है जो एग्जाम का भी बना था? नचिकेत मोर। नचिकेत मोर कमेटी की बात करें, नचिकेत मोर पर्सन है, इन्हीं की रिकमेंडेशन पे कह सकते हैं पेमेंट बैंक बना था। इंपॉर्टेंट मार्क करना। और सबसे पहला और आखिरी सवाल यही बनेगा कि पेमेंट बैंक से रिलेटेड कमेटी कौन सी है? वो है नचिकेत मोर कमेटी। कैसे अलग है स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक से? पेमेंट बैंक के बारे में अभी हमने डिटेल में स्टडी करी कि पेमेंट बैंक वो बैंक होता है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बट लोन प्रोवाइड नहीं करता। बट स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें दोस्तों, ये लोन भी प्रोवाइड करता है और इसका भी पर्पस सेम ही है। उसको भी वित्तीय समावेशन के लिए बनाया गया, इसको भी वित्तीय समावेशन के लिए बनाया गया, इसको भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए और उसको भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। इस केस में भी कहा गया पेमेंट बैंक के में कि 25% ब्रांचेस पेमेंट बैंक की ओपन होंगी आपकी अनबैंक्ड रूरल एरिया में। स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी 25% ब्रांचेस ओपन होंगी अनबैंक्ड रूरल एरिया में। तो किस तरीके से ये अलग है, एक एक करके आते हैं, डिटेल में सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले इट इज ऑल्सो अ प्राइवेट बैंक, ये भी एक निजी बैंक है। यहां पर एक ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। यहां पर कहा गया कि अगर किसी एंटिटी को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस चाहिए या स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करना है तो कम से कम उसके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एलिजिबिलिटी के लिए बोला गया 10 इयर्स एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, इट इज मस्ट। यहां पर ऑप्शनल नहीं है, ये मस्ट है कि कम से कम 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो एंटिटी यहां पर कह सकते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकती है। इस पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है और लोन भी प्रोवाइड करता है। अभी हमने देखा था कि जो पेमेंट बैंक है वहां पर सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है, और डिपॉजिट भी कौन सा, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट नहीं, टर्म डिपॉजिट नहीं, रिकरिंग अकाउंट नहीं, फिक्स अकाउंट नहीं। बट यहां पर बात करें तो दोनों ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। मतलब यहां पर डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट भी है, टर्म डिपॉजिट भी है, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट, चाहे जो खाता खुलवाना मेरे दोस्तों जाकर खुलवा लीजिए, क्योंकि यहां पर अलाउड किया गया है, और ये लोन भी प्रोवाइड करता है। इसी से रिलेटेड एक बात और कही कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर किसी एंटिटी को अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करना है 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसकी जेब में 100 करोड़ रुपए कम से कम कैपिटल होनी चाहिए, 100 करोड़ रुपए होने चाहिए, तभी वो इस बैंक को ओपन कर सकता है। इस बैंक की कह सकते हैं कि लाइसेंस उसे मिल सकता है। इस बैंक को ओपन करने के लिए न्यूनतम जो पूंजी रखी गई है वो 100 करोड़ रुपए की रखी गई। क्या सर पेमेंट बैंक में अलग थी? नहीं, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों में ही मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ रुपीस की है। यहां पर एक चीज देखिए, फॉरेन शेयर होल्डिंग इज परमिटेड एज पर द रूल फॉर एफडीआई इन प्राइवेट बैंक। सेम पेमेंट बैंक वाला आ गया ना, कि पेमेंट बैंक में भी मैंने यही डिस्कस किया, और अभी यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी यही डिस्कस करूंगा कि यहां जो एफडीआई की लिमिट है वो सेम जो प्राइवेट बैंक्स में एप्लीकेबल होती है वो यहीं पर एप्लीकेबल होगी। प्राइवेट बैंक्स में कितनी है एफडीआई की लिमिट? सर 74% है, जिसको भी बाइफरकेट किया गया 2 पार्ट्स में। कहा कि 49% तक तो आपका ऑटोमेटिक रूट है, आइए इन्वेस्टमेंट करिए, यहां पर आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट 49% से ऊपर बढ़ते हैं और आप जाते हैं 74% तक, तो यहां पर आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और ओवरऑल बात करें तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि मैक्सिमम एफडीआई लिमिट कितनी है प्राइवेट बैंक्स में, तो वो आंसर बनता है 74%। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, यही आपके एग्जामिनेशन का सवाल बनेगा। इसके अलावा सेम बात कही है जो पेमेंट बैंक में हमने डिस्कस की थी कि 25% ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्रांचेस मस्ट बी इन अनबैंक्ड रूरल एरिया। पहले ही बता चुका हूं, पर्पस सिर्फ इतना है, उन क्षेत्रों तक बैंकिंग की सर्विसेज पहुंचाना जहां तक अभी तक बैंकिंग की सर्विस है नहीं। अब बैंकिंग की सर्विस कहां पर नहीं होंगी? शहर में नहीं सर, अनबैंक्ड रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में भी बोला गया वहां पर जहां पर अनबैंक्ड है, वहां पर बैंक है ही नहीं, वहां तक इनके लिए बोला कि तुमको अपनी 25% या 25% ब्रांचेस यहां ओपन करनी पड़ेंगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो इस पॉइंट को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक रिलेटेड एक पॉइंट है, बट इसमें अगर मैं जाता हूं तो एक वर्ड यूज किया गया प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर रिलेटेड एक अलग से टॉपिक भी है, हम उसमें भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको। यहां पर टोटल मिलाकर 8 प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं। सर 8 प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से हैं? इसको याद करने की एक ट्रिक है, एचआर सीमा। सीमा एचआर में काम करती है, इस तरीके से याद रखना। यहां पर आपको 7 दिखेंगे, बट मैं अभी आपको 8 मेंशन करूंगा। सबसे पहला सेक्टर है आपका हाउसिंग, ठीक है, वर्बली याद रखना, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चरल, और एक सेक्टर आपका अदर्स है। टोटल मिलाकर 8 सेक्टर है। फिर दोबारा सुनिएगा, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चरल और अदर्स। कहा गया है यहां पर आरबीआई ने कहा है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, अब चाहे वो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें, चाहे हम फॉरेन बैंक की बात करें, कहा गया है कि अगर ये एक फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपीस लोन देते हैं, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपीस लोन प्रोवाइड करते हैं, तो इसका 40% पहले इनको देना पड़ेगा इन 8 प्रायोरिटी सेक्टर में। अब यहां पर इन्होंने कहा कि 200 करोड़ हम लोन देना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो 200 करोड़ का भैया 40% कितना हो गया? सर 80 करोड़ हो गया। 80 करोड़ पहले इन 8 सेक्टर में देंगे, उसके बाद जिस सेक्टर में देना चाहते हैं उस सेक्टर में दीजिए। अब यहां पर एक चीज समझिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपए हैं। अब मेरे फादर ने बोल दिया बेटा तेरे पास 100 रुपए हैं, तेरे को 100 रुपए में से 40 रुपए तो पूजा पे खर्च करने पड़ेंगे।
पूजा मतलब मेरे दोस्त भगवान की पूजा की बात हो रही है कि 100 रुपए में से 40 रुपए तो तेरे को भगवान की पूजा पे खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद तू जाकर 60 रुपए कहीं पर भी खर्च कर। ऐसी आरबीआई ने बोल दिया इनसे। आरबीआई तो उन सभी का पापा है ना, बैंकों का फादर है ना एक तरीके से, बैंकों का बैंक कौन सा बैंक? आरबीआई बैंक। तो आरबीआई की बात बोली, आरबीआई ने कहा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक, जितने भी फॉरेन बैंक जो भी लोन डिसाइड करते हैं वो देने के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में उसका 40% उन्हें देना पड़ता है। कहां पर? प्रायोरिटी सेक्टर में। इन 8 सेक्टर्स को देना पड़ेगा, उसके बाद किसी भी सेक्टर को दे। ये लिमिट है पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, ये लिमिट है प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, ये लिमिट है फॉरेन बैंक के लिए। कितनी? 40%। बट यही लिमिट बढ़कर हो जाती 75%। किसके लिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैव टू लेंड 75% ऑफ देयर क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर। अपने टोटल लोन का, टोटल क्रेडिट का उन्हें 75% देना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर में। कौन से सेक्टर को? इन टोटल 8 सेक्टर को। आई होप सो यहां तक सारी चीजें बेसिक से कह सकते हैं अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर होंगी। लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं इसी सेशन का। वो यहां पर ये है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक रिलेटेड कमिटी का नाम क्या है, तो वो याद रखना, ऊषा थोरात कमेटी।